लद्दाख की शुरुआत। और लद्दाख में जब हम बात करेंगे तो आज के जो मेहमान हमारे हैं वो उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं जो इलाका काफी हाईली पोटेंशियल वाला इलाका है। और जब करगिल की जंग हुई थी तो उसमें आपने द्रास का नाम सुना होगा, टाइगर हिल का नाम सुना होगा, उसमें आपने मुस्को वादी का नाम सुना होगा। ये सारे इलाके जो हैं ये इसी इलाके के अंदर है जहां के आज हमारे मेहमान हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो स्टिंग काउंसलर भी है इलाके के, द्रास इलाके को बिलोंग करते हैं। और थोड़ी देर में आपके टेलीविजन चैनल पर वो आएंगे, आपको दिखेंगे कि मेहमान कौन है। लेकिन वो सारी चीजें एक तरफ से जो मैंने आपको बताया कि देखिए जिस इलाके को वो रिप्रेजेंट करते हैं द्रास को, वो पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कुछ सिचुएशन वहां की है, लेह से हम लगातार पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहे थे कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू क्या कुछ है। आज द्रास हम चलेंगे, दिखाइएगा जरा आगा साहब को फ्रंट में। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ। आज चूंकि बैटल ऑफ लद्दाख में आज आप हमारे साथ हैं, आप स्टिंग काउंसलर है द्रास से। और द्रास की जब हम बात करते हैं तो मुझे याद है करगिल की जंग भी आती है और करगिल की जंग के अंदर द्रास का एक बड़ा हिस्टोरिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन जितना वो इंपॉर्टेंस उस वक्त दिख रही थी और मुझे लग रहा था कि उसके बाद नक्शा पलट जाएगा द्रास का और द्रास की हर एक वादी जो है वो इंपॉर्टेंटली डेवलप होकर आएगी, उभरेगी और दुनिया के नक्शे में आएगी। तकरीबन 40 से 45 इलाके आपके ऐसे हैं, अगर वो प्रॉपर डेवलप हो जाए तो द्रास को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, इतने ज्यादा सैयाह वहां आएंगे। आगा साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कुछ तकनीकी खराबी है जनाब। आगा सईद मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, द्रास को ये बिलोंग करते हैं और वहां के स्टिंग काउंसलर है। द्रास वॉर मेमोरियल भी जो हम कहते हैं, करगिल वॉर मेमोरियल जिसे हम कहते हैं, वो भी द्रास के अंदर है जी। फिर मिनिमग एक द्रास हेडक्वार्टर, हिल हेडक्वार्टर है, वो भी जनाब वहीं पर है। मस्को वादी वहां पर है और ब्रिगेड वॉर वैली जो सिर्फ 3 किलोमीटर वहां से है जी वॉर मेमोरियल से, वो भी द्रास के अंदर आती है। और इसी तरीके से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो हम लगातार द्रास से गिनवा सकते हैं। टाइगर हिल जो अब लगातार सुर्खियों में बना रहा करगिल वॉर के दौरान, वो भी इसी एरिया के अंदर आता है। और इसीलिए आज हमने चुना था आगा साहब को कि उन्हें जरा मेहमान बनाए, सुने वहां की क्या कुछ सिचुएशन है। आगा सईद मोहम्मद शाह साहब, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हुजूर। ये जिस तरीके का इलाका है ओवरऑल द्रास की जब मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा है और ऐसा लग रहा था कि सन 99 के बाद सिचुएशन आउट ऑफ टर्न हो जाएगी और सिचुएशन आउटराइटली बदल जाएगी द्रास की, क्योंकि जिस तरीके के नाम उभर कर सामने आए थे इंटरनेशनल मीडिया में, उसके बाद लोग वहां जाना शुरू हो गए, एक पोटेंशियल बना डेवलपमेंट टूरिज्म का। क्या आपको लग रहा है कि उस चीज का हमने सही इस्तेमाल किया और वो सारा इलाका डेवलप हो पाया चंद इलाकों को छोड़कर? जी मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दे दिया है। और साथ ही आज कल ईद जुहा भी है, इस सिलसिले में मैं तमाम मुसलमानों को यहाँ से ईद जुहा का ईद मुबारक पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। और जो आपने सवाल किया कि डेवलपमेंट के बारे में बाद 99, तो सवाल ये है कि हमारा द्रास जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया है, यानी यहाँ अगर डेवलपमेंट की जाए तो बहुत कुछ हो सकता था। हमारे यहाँ बहुत सारे स्कोप्स हैं, सर्दियों के लिए अलग है, बर्फ है हमारे यहाँ, और लद्दाख का चेहरा है, फेस ऑफ लद्दाख है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उतना पोटेंशियल होते हुए भी बाद 99 उतना तरक्की हुआ ही नहीं है। तो इसमें हमारे मुस्को वादी हैं, टाइगर हिल के बिल्कुल दामन में ही मैं रहता हूँ। जो 99 का जंग हुआ है वो तमाम मेरे सामने हुआ, मेरे नजरों में हुआ है। इसके बाद लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उतना जितना उस जमाने में उस वक्त में हमारा द्रास जो है वो फेमस हुआ था, मशहूर हुआ था, लेकिन आज जो है वो उतना इस नक्शे पर नहीं आ रहा है।
तो शाह साहब, ये जो नक्शे पे ना आना है, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर फेलियर है, पॉलिटिकल पार्ट पर फेलियर है, या हमारी उस स्टेट जो अर्थवाइल स्टेट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर, उसमें कुछ ऐसे लिक्यूनाज थे कि आगे बढ़ाए ही नहीं द्रास को? क्योंकि द्रास गेटवे, आप खुद कह रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, मैं तो कह रहा हूं ये तो गेटवे एक ऐसा बन सकता था जहां हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो सकती थी और फिर उसका फायदा लोगों को मिल सकता था। जी, सबसे पहली बात तो जो नहीं हुआ उसमें हमारे रोजिला टनल की जो डिले हुआ है इसकी वजह से है। अगर रोजिला टनल जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इफ्तिताह किया ले से, तो इसके बाद से उसमें थोड़ा सा काम हुआ और वो रुक गया। तो इसकी वजह से अगर ये काम शुरू हुआ होता तो आज जो है यहाँ बहुत कुछ हुआ होता। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज तक वो काम डिले है, मालूम नहीं वो कब तक शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ द्रास के लिए नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए और पूरे खत्ते लद्दाख के लिए भी हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने भी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लिया है आज तक, तो इसमें डिले हुआ, इसकी वजह से भी है कि डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है। शाह साहब, ये भी बताइएगा, 3 बड़ी जुबानें हैं, उर्दू, बल्ती और शीना, जो आपके इस एरिया में बोली जाती है, और शीना शायद आपके बगैर कहीं पर नहीं बोली जाती है। और फिर हम ये भी देख रहे थे कि रीजनल लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए बहुत बार ये कहा गया था कि जनाब बड़े कदम उठाए जाएंगे। आप कल मुअज़्ज़ज़ है, आपने देखा है पूरे द्रास को किस तरीके से बदलता हुआ आप पा रहे हैं, और क्या हम अपनी विरासत को आज तहफ़्फ़ुज़ कर पा रहे हैं, उसे महफूज कर पा रहे हैं? जितनी हमें उम्मीद है, लेकिन उतना ये नहीं, हम इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हमारा द्रास जो है वो इस जबान में बिल्कुल कम ही है, अक़लियत में है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने बहुत सारी जगह जो है इसके प्रमोशन के लिए बहुत सारे इश्यूज उठाए थे, लेकिन अभी तक जो है वो इसमें नहीं हुआ। सिर्फ एक बात हुआ है कि यहाँ के छोटे बच्चों के लिए जो पहला इब्तदाई जो अलिफ्बा है, यानी वो जो है फिलहाल हमारे स्कूलों में आ चुका है, ये बस शुरू हुआ है। और ये भी बताइएगा, अब जब 1 साल मुकम्मल हो रहा है, यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, मरकजी मुआवनत वाली रियासत है, मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत है, तो क्या बदलते हुए आप देख रहे हैं इन 8-9 महीनों में? जी, यूटी के बाद से हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट करगिल में जो है वो जो हमने इस सबसे पहली बात तो ये यूटी के हम फेवर में नहीं थे। यूटी पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल जो है वो हम इसके फेवर में नहीं थे। हम स्टेट को यानी डिस्ट्रीब्यूशन में पार्ट में नहीं चाहते थे, हम पूरे JNK को पार्ट नहीं चाहते थे। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के तमाम लोगों का, तमाम सियासी, तमाम समाजी लोगों की डिमांड थी। लेकिन अब जो कुछ हुआ है पिछले 5 अगस्त से, तो इसमें सबसे पहली जो हमारे करगिल के लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि LG साहब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो सेंटर है, यानी यूटी का सेंटर जो है वो ले बनाया गया, करगिल को नहीं बनाया गया, करगिल को इग्नोर किया गया है। हालांकि LG के आने के बाद उन्होंने हमें मीटिंग में वादा किया था कि आपके वहाँ भी हमारा ये जो राजभवन का ये जो 6 महीने के लिए होगा आपके करगिल में होगा, वादा किया था, वो नहीं हुआ। वो दूसरी बात जो जेवकाम का दफ्तर जो है वो जब पहले उससे पहले वाले डिविजनल स्टेटस में आया था, वो उसके लिए वादा किया था, वो भी अभी वहाँ सिर्फ ले डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। इसके अलावा जितने भी हमारे HODs हैं वो यहाँ पर अब भी कुछ 12 में से 6 जो हैं वो 24 में से 12 जो हैं इनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सेंटर वहाँ होने की वजह से हमारे यहाँ जितने भी HODs हैं वो कभी किसी मीटिंग के बहाने से, किसी और बहाने से, किसी और बहाने से ले में ही उनका ये है। तो हमारे करगिल के लिए ये जो है ये एक मतलब नुकसानदेह है और हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल नहीं हुए हैं बल्कि इससे बढ़ गए हैं इस यूटी के इस तरीके से। तो आगा साहब ये बताइएगा, इस मुश्किल से निपटने के लिए
कि आपके पास अफसर नहीं है और अफसर का मरकज लेह के अंदर है और लेह और करगिल के बीच में तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर भी है। ये जो बुनियादी परेशानी है इसको आप कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं और क्या हुकूमती ऐवानों की तरफ से कोई राब्ता किया गया, कोई रीएश्योरेंस आई है? जी, हमारे कौंसल के तरफ से कई बार जो है इसमें हमने इंडाइटिंग भी दे दिया है। हमारे कौंसल यानी सीसी के इसमें मीटिंग में हमने कई दफा हमने इनको एड्रेस किया है एलजी साहब से और आगे भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक इसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या अभी भी कोई एश्योरेंस नहीं है? अभी भी कोई एश्योरेंस नहीं है। तो अब ये बताइएगा, अब चूंकि फंड्स एलोकेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और हिल काउंसिल जिन्हें बहुत कम कलील पैसा मिलता था, अब एक कसीर रकम जो है वो मिल रही है और मरकज की तरफ से गुज़श्ता दिनों इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि लेह और कारगिल को मॉडल की तर्ज पर, मॉडल टाउन की तर्ज पर जो है वो डेवलप किया जाएगा। इस नई बात जो सामने आई है इसे आप कैसे देख रहे हैं? और जो पैसा आया है इस साल का, क्या वो खर्च हो पा रहा है या दफ्तरी तवालत की वजह से वो भी अभी नहीं आ पाया? जी, जो हमारे काउंसलर फंड जो हैं वो एनहेंसमेंट किया गया है, लेकिन अभी तक जो है आज की डेट तक जो है वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ सबसे पहली बात जो लॉकडाउन की वजह से भी यहाँ पर जो है मजदूर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, तो लिहाजा इसकी वजह से भी काम जो है अभी तक खास तरीके से शुरू नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो पावर ऑफ काउंसिल है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पहले की निस्बत। यहाँ जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही जितने भी बजट जो है वो जितने भी ये जो है वो सब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से छू जा रहा है, जबकि कौंसल के लिए सिर्फ वही कैपेक्स का जो फंड है वही फिलहाल हमारे पास अभी फिलहाल है, बाकी सब जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से कौंसल को पूछा नहीं जाता है। तो पहले आपके पास कैपेक्स बजट से अलावा भी कुछ आता था या सिर्फ कैपेक्स बजट आती थी? पहले जितने भी बजट आ जाते थे वो सीसी के ही इस पर डिस्पोजल पर आगे जाता था। तो फिर किस तरीके से एम्पावर होगी हिल काउंसिल, तरक्याती पहाड़ी तरक्याती काउंसिल, किस तरीके से अब आप चाहते हैं कि इसे एम्पावर किया जाए? क्योंकि ले से लगातार हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जनाब अब तो हमें यूटी आपने बना दिया लेकिन हमें यूटी विद लेजिस्लेशन चाहिए, और अगर असेंबली को आप नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे जो दोनों हिल काउंसिल्स हैं इनको इतना एम्पावर कीजिए कि कानून साज कार्रवाई कर सके, कानून बना सके। बिल्कुल जी, यही हमारी डिमांड है कि अगर हमें स्टेट इसका लेजिस्लेचर ये नहीं दिया जाता है तो हमें हमारे काउंसिल को इतना पावर दिया जाए कि वो जिस तरह से हमारे हिमाचल में है और दूसरी जगह है उसकी तरह से एम्पावर किया जाए हमारे काउंसिल को, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शाह साहब ये भी जरा बताइएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो ये है कि जो हमारी नौकरियां हैं नौजवानों की, रोजगार का मामला है जी, फिर जमीन का मामला है, नेचुरल रिसोर्सेज का मामला है। जब मरकजी मावनत वाली रियासत बन जाती है तो मरकज के ताबे लोग वहां आके आएंगे, बसेंगे, रह सकते हैं, तो वो जो एक प्रोटेक्शन की बात हो रही है, लेसे हम लगातार सुन रहे हैं कि नहीं जी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, शेड्यूल 6 के तहत लाना चाहिए ताकि सारी चीजें हमारी प्रोटेक्ट हो सके। क्या कारगिल के लोग भी उसी तरीके की प्रोटेक्शन चाहते हैं या कुछ नया डोमिसाइल कानून चाहते हैं? वो नहीं, करगिल के लोग भी पहले ही से इस यूटी के खिलाफ थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले ही यूटी के खिलाफ थे, हम डिवाइड नहीं चाहते थे, लेकिन अब इन्होंने जो थोपा किया है हमारे गवर्नमेंट ने, तो इसमें हमारे यूथ भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनके तमाम ये जो है इनके तमाम जो मुलाजमत के सिलसिले में जितने भी हैं वो अब तो पूरे यूटी पूरे कंट्री के लेवल पर चला गया है। आपने सुना होगा कि आज से कुछ दिन पहले जो है हमारे यूथ ने प्रोटेक्ट किया था कि कि हमारे करगिल में उन्होंने एहतजाज किया था कि हमारे जितने भी हुकूक हैं, हमारे जितने भी हमारे पोस्ट हैं वो हमें दिया जाए, JNK बैंक का जो उसमें हमें एलिजिबल नहीं बनाया गया उसके लिए एलिजिबल बनाया जाए, और जितने भी मसाइल हैं हमें हमारे हल किया जाए। तो हमारे यूथ ने इस सिलसिले में कुछ दिन पहले जो है वो एहतजाज किया था। तो इसका मतलब यही है कि हमारे यूथ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आगा सईद मोहम्मद शाह साहब, द्रास के काउंसलर, इस वक्त हमारे साथ है बराह रास्त
द्रास इलाके से, और बता रहे थे कि 1 साल गुजरने के बाद भी जो एम्पावरमेंट की बातें हो रही थी वो नजर नहीं आ रही है, बल्कि काउंसिल को और ज्यादा कमजोर किया जा रहा है। और अफसरशाही का हाल ये है कि अगर अलिफ की जगह उसे काम करना है, वो इस वक्त हेडक्वार्टर पर बैठे हैं और गांव देहात पर किसी की रसाई नहीं है। तो फिलहाल